अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 19। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। जॉगिंग सूट में मलबूस वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो इस्तकबाले पर बैठी मैडम नाजली ने इसे देखकर कहा। मैडम नाजली 50 साल के करीब एक खुशशक्ल और पस्ता कामत औरत थी, जिसने छोटी सी चुस्त कमीज के साथ इससे भी ज्यादा चुस्त पजामा पहन रखा था और इसका फरबा जिस्म इतनी चुस्ती पर जामे से बाहर हुआ जा रहा था। इतनी सुबह सुबह भी वो फुल मेकअप में थी और मस्कारे और आई लाइन से सजी अपनी आंखें बुशरा के चेहरे पर जमाए गोया इसका एक्सरे कर रही थी। बुशरा रात इस वीमेन हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। शहर के अच्छे इलाके में वाक़ इस हॉस्टल के चार्जेस थोड़े ज्यादा थे और शोहरत भी कुछ ठीक नहीं थी। बुशरा ने जानबूझकर इस हॉस्टल का इंतखाब किया था, क्योंकि इसे मालूम था कि इस तरह के हॉस्टल्स में नज्म ज़ब्त की इतनी पाबंदी नहीं की जाती और वहाँ रहने वाली खवातीन को अपनी आमदोरफ्त के सिलसिले में किसी के सामने जवाबदेह नहीं होना पड़ता। आजकल इसके जहन में जो ख्यालात और मंसूबे बन रहे थे, इनकी रोशनी में इसे ऐसी ही रहायशगाह की जरूरत थी। होने को यह भी हो सकता था कि कोई छोटा सा फ्लैट किराए पर लेकर वहाँ रहने लगती, लेकिन इसे मालूम था कि अकेली रहने वाली लड़की के मामूलात पर आसपास रहने वाले जरा ज्यादा ही नजर रखते हैं। हिफाजती नुक्ता नजर से भी हॉस्टल ज्यादा मुनासिब था और वो खुद को यहाँ महफूज महसूस कर रही थी। कल वो सोनिया खान के साथ यहाँ आई थी। सोनिया को मालूम था कि इसे कब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है, इसलिए वो अपनी गाड़ी लेकर आ गई थी। बुशरा ने हॉस्टल में रहाइश के लिए ऑनलाइन कमरा हासिल किया था और अस्पताल से सीधी वहां पहुंची थी। हॉस्टल के मामले में इसके इंतखाब पर सोनिया खान ने इसे गहरी नजरों से देखा जरूर, लेकिन तबसरा नहीं किया था और इसे हॉस्टल छोड़कर रुखसत होते वक्त एक बार फिर अपनी पेशकश दोहराई थी कि वो जब चाहे इसके घर में मुंतकिल हो सकती है और किसी भी जरूरत के लिए बिला तकल्लुफ इसे पुकार सकती है। फिलहाल बुशरा के सामने ज्यादा वाज़ेह लाहे अमल नहीं था, लेकिन वो तय कर चुकी थी कि इसने मुजरिमों को माफ नहीं करना है। कुछ करने के लिए जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट होना बहुत जरूरी था, इसलिए इसने इस पर तवज्जो देने का फैसला करते हुए अपने लिए एक लाहे अमल तय कर लिया। सुबह सुबह जॉगिंग के लिए जाना भी इस सिलसिले की कड़ी थी। वो हॉस्टल के करीबी वाक़ एक पब्लिक पार्क तक जाने का इरादा लेकर निकली थी और मैडम नाजरी की गुड मॉर्निंग ने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। जॉगिंग के लिए जा रही हो? यह तो बहुत अच्छी आदत है। लड़कियों को अपने स्मार्टनेस का ख्याल रखना चाहिए। इसके जॉगिंग सूट को देखकर उन्होंने तबसरा किया। यह सूट और जरूरत की हर चंद चीजें इसके कहने पर राहीला इसके लिए खरीद कर लाई थी। अपने वालिदैन की तरफ से बुशरा से ज्यादा मेल मिलाप पर पाबंदी आयद किए जाने के बावजूद वो हक दोस्ती निभाने के लिए कभी कभी अस्पताल का चक्कर लगा लेती थी, जबकि फोन पर तो पाबंदी से इसकी खैर खैरियत मालूम करती रहती थी। खूबसूरत तो आप भी बहुत है, फिर भी अपने स्मार्टनेस का ख्याल रखना क्यों छोड़ दिया? मैडम नाजरी के तबसरे पर इसने जवाबी तबसरा मां सवाल दाग दिया, जिसे सुनकर मैडम ने कहका लगाया, फिर बोली, अब मेरी गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है। उम्र की इस मंजिल पर स्मार्ट रहने पर भी औरत किसी के लिए ज्यादा काबिल तवज्जो नहीं रहती। वैसे भी अगर मैं स्मार्ट रहने के चक्कर में तुम्हारी तो सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकल जाऊंगी तो इस हॉस्टल में रहने वाली प्यारी प्यारी लड़कियों का ख्याल कौन रखेगा? मैं यहाँ रहने वाली खवातीन की जरूरत का ख्याल रखती हूँ तो बदले में मेरी जिंदगी भी खुशहाल गुजर रही है। तुम्हें भी अगर कभी मेरी किसी खिदमत की जरूरत पड़े तो बिला तकल्लुफ कह देना। अपनी बात के इख्तिताम पर मैडम नाजरी ने मायने खेज अंदाज में आंख मारी तो बुशरा समझ गई कि खिदमत से इनकी क्या मुराद है। वो जिस जगह मौजूद थी वहाँ इस किस्म की पेशकश ज्यादा तजुब खेज नहीं थी, इसलिए जरा सा मुस्कुराई बोली, मैं आपकी सफर को याद रखूंगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, मैं लेट हो रही हूँ। वापस आकर मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। ओके डार्लिंग, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैडम नाजली ने एक अदा से हाथ हिला के रुखसत की इजाजत दे दी। इसके बाद इसका सारा दिन बहुत मसरूफ गुजरा। यूनिवर्सिटी में इसके क्लास फेलोज और जानने वाले इससे इसके वालिदैन की मौत पर ताज़ियत करते रहे। राहिला समेत कुछ ने जानना चाहा कि अब वो कहाँ रह रही है। इसने अपने हॉस्टल में रहाइश के मुतालिक नहीं बताया और कह दिया कि वो अपने एक दूर के अजीज के घर रह रही है और इनकी दरख्वास्त पर अपना पता किसी को बताने से कासिर है। वो जिन हालात से गुजरी थी, इनके बाद इस तरह की शर्त ऐसी अजीब भी नहीं कि इससे किसी ने इस पर अपना पता बताने पर जोर भी नहीं दिया। यूनिवर्सिटी में इसका कामिर सुल्तान से भी सामना हुआ था, लेकिन दोनों फ्रीकैन ने ही एक दूसरे को नजरअंदाज कर दिया। यूनिवर्सिटी में इसने बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजारा था। वहां से निकलकर वो एक मार्शल आर्ट क्लब गई और वहां अपने दाखिले का इंतजाम करने के बाद हुनैन के घर के लिए रवाना हो गई। फिलहाल इसकी गाड़ी इसके पास नहीं, जिससे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल कर रही थी। हुनैन के घर इसके वालिदैन और बहनों से मिलकर इसका दिल मजीद दुख से भर गया। अपने होनहार बेटे और अपने भाई के इस बेदर्दी से कत्ल कर दिए जाने पर वो 5 अफराद गोया चलती फिरती लाशें बन चुके थे। हुनैन की जुदाई के बेतहाशा दुख से गुजरते हुए नहीं यकीन नहीं आता था कि वो इन्हें हमेशा के लिए छोड़ गया है। इन्हें पता चला कि बुशरा वो लड़के जिसके वालिदैन डकैती की वारदात के दौरान बेक वक्त हलाक हो गए थे और अपने साथ इसके दुख पर भी आंसू बहाते रहे।
انہوں نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا کہ وہ خود بیماری سے اٹھنے کے باوجود اتنا سفر طے کر کے تعزیت کے لیے ان کے گھر آئی ہے۔ وہ وفادار لوگ تھے۔ بشرا کے انکار کے باوجود انہوں نے دوپہر کا کھانا کھائے بغیر اسے وہاں سے رخصت نہیں ہونے دیا۔ بشرا بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو کر اپنے گھر پہنچی، وہ گھر جہاں اس نے اپنی زندگی کے کئی ماہ و سال گزارے تھے اور جسے عائشہ نے بڑے سلیقے سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ دھول مٹی میں اٹا بالکل ویران پڑا تھا۔ سامان سے بھرا گھر دو افراد کے نہ ہونے سے بالکل خالی لگ رہا تھا۔ وہ وحشت زدہ سی ایک ایک کمرے میں گھومتی رہی۔ یہ گھر اب سامان سمیت ہی فروخت کیا جانا تھا۔ اس نے عائشہ اور گلزار عاصم کے ملبوسات دیگر ذاتی استعمال کی اشیاء کے ساتھ ایک جگہ اکٹھے کر کے رکھ دیے تھے تاکہ بعد میں انہیں کسی ضرورت مند کے حوالے کر دیا جائے۔ اپنا ذاتی سامان اور تصویروں کے البمز ایک الگ سوٹ کیس میں جمع کر کے رکھے۔ زیورات اور نقد رقم تو پہلے ہی وہاں سے غائب کر لی گئی تھی کہ ایسی کوئی چیز اسے نہیں ملی۔ گلزار عاصم نے اپنی گاڑی کچھ عرصہ قبل ہی فروخت کی تھی اور اس کی جگہ کوئی دوسری مناسب قیمت کی سیکنڈ ہینڈ گاڑی لینے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اس ارادے کی تکمیل سے قبل ہی اجل انہیں اچک کر لے گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی گاڑی موجود نہیں تھی۔ بشرا کی اپنی گاڑی اس پر ٹوٹنے والی قیامت سے پہلے ایک ورکشاپ پر کھڑی تھی۔ ممکن تھا میکینک نے ٹھیک بھی کر دی ہو، لیکن کون تھا جو گاڑی ورکشاپ سے لے کر آتا؟ اس نے سوچا کہ میکینک کو کال کر کے اسے معلوم کر لے اور اگر گاڑی ٹھیک ہو چکی ہو تو اسے کہے کہ گھر بھجوا دے۔ میکینک کو فون کرنے کے ارادے سے اس نے اپنا موبائل بیگ سے نکالا تو اس پر سونیا کی متعدد مسڈ کالز موجود تھی۔ یونیورسٹی میں کلاسز کے دوران اس نے موبائل سائلنٹ پر کر دیا تھا اور دوبارہ موبائل دیکھنے کا خیال ہی دل میں نہیں آیا تھا۔ اب دیکھا تو میکینک سے پہلے سونیا کو کال کر بیٹھی۔ وہ اس کے لیے پریشان تھی، پوچھ رہی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اس نے سونیا کو اپنے گھر پر موجودگی کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اپنے سامان کا بھاری سوٹ کیس یہاں سے ہاسٹل شفٹ کرنے کے خیال سے میکینک کو اپنی گاڑی کے لیے کال کرنے جا رہی تھی۔ اس کی اتنی مسڈ کالز دیکھ کر اس نے اسے پہلے فون کر بیٹھی۔ تم مجھے ایڈریس بتاؤ، میں خود تمہارے گھر آ جاتی ہوں۔ میری گاڑی میں تم آرام سے سوٹ کیس ہاسٹل لے جا سکتی ہو۔ سن کر سونیا نے فوراً پیشکش کی۔ بشرا اسے زحمت دینے کے خیال سے متعامل تھی، لیکن اس کے اصرار پر اسے ایڈریس بتانا پڑا۔ فون بند کر کے سونیا کے انتظار میں وقت گزارتے ہوئے اس کا ذہن بہت سی الجھنوں کے ساتھ اس الجھن میں بھی گھرا ہوا تھا کہ کیا سونیا سچ مچ ماس سے اتنی محبت کرتی تھی کہ صرف ماس کے حوالے سے اس کا اتنا خیال رکھ رہی ہے؟ اس مطلب پرست دنیا میں کیا اب بھی ایسے دیوانے موجود ہیں؟ جواب تھا شاید ہاں۔ تم جا رہے ہو ماس سائیں؟ اپنے لگائے پودوں میں موجود واحد پھولدار پودے پر نظر جمائے ماں سے یہ سوال کرتی لیلا کا لہجہ بجھا ہوا تھا اور آنکھوں میں اداسی ہلکورے لے رہی تھی۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، اب میں سفر کے لائق اور یہاں کے مسائل بھی حل ہو گئے ہیں تو اب یہاں سے جا سکتا ہوں، معاذ نے بے ساختگی سے جواب دیا۔ حقیقتاً وہ گھر واپس جانے کے خیال سے بہت خوش تھا، اس لیے لیلا کی اداسی کی طرف دھیان نہیں دے سکا تھا۔ خمیسو خان اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں طے پانے والے معاہدے کے بعد ان کے ساتھ واپس جا چکا تھا اور خود اس نے فیضو کے ساتھ اس کے علم کا اکتساب کرتے ہوئے شب 2 روز گزارے تھے۔ فیضو واقعی حیرت انگیز آدمی تھا اور اسے اس مختصر عرصے میں بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا تھا۔ فیضو نے اسے بہت سی ایسی چیزیں ذہن نشین کروائی تھی جن کی اسے بعد میں بھی مشق کرتے رہنا تھا۔ کچھ خاص تحائف بھی دیے تھے جن کے بارے میں پوری یقین تھا کہ معاذ کو ان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ معاذ کے لیے سب عجیب ہونے کے باوجود دلچسپ تھا۔ پچھلے 2 دن اس نے عجیب سحر انگیزی کے حصار میں گزارے تھے اور اپنی بے چین طبیعت کو خاصے سرور میں پایا تھا۔ اس کی افتاد طبع اس سے نت نئی چیزیں سیکھنے پر ہمیشہ ہی اکساتی رہتی تھی اور جو کچھ اس نے یہاں سیکھا تھا وہ بہت ہی انوکھا تھا، اس لیے ذرا زیادہ ہی خوشی محسوس کر ہو رہی تھی۔ اس خوشی میں گھر واپس لوٹنے کی خوشی شامل ہونے کے باعث بھی اتنا مگن تھا کہ لیلا کے احساسات کو نظر انداز کر گیا تھا۔ تم یہاں ہمارے ساتھ خوش نہیں تھے معاذ سائیں؟ لیلا اداسی سے بولی تو اس سے احساس ہوا کہ وہ اپنی خوشی میں اس کی اداسی کو فراموش کر گیا ہے۔ جلدی سے بولا، یہ بات نہیں لیلا، تم لوگوں کے ساتھ میں نے اچھا وقت گزارا، تم لوگوں نے جس طرح میری خدمت کی اور مجھے زندگی کی طرف واپس لائے، اس احسان کی تو کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ لیکن اس حقیقت کو تم بھی سمجھ سکتی ہو کہ گھر ہر انسان کے لیے بے پناہ اہمیت رکھتا ہے اور ماں باپ سے بڑھ کر کسی تعلق کی اہمیت نہیں ہوتی۔ مجھے اپنے والدین اور بھائی بہن کی پریشانی کا خیال ہے، میری گمشدگی پر ان کا ایک ایک دن کس عذاب میں گزر رہا ہوگا یہ صرف میں ہی سمجھ سکتا ہوں۔ اس لیے تم لوگوں کی بے حد محبت اور خلوص کے باوجود مزید یہاں رکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مزید رکا بھی تو کتنے دن رک سکتا ہوں؟ آخر ایک نہ ایک دن مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ میری دنیا تمہاری دنیا سے بہت مختلف ہے، میں تمہاری دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا اور تم میری دنیا میں خوش نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اچھا ہے کہ ہم چند دنوں کے اس ساتھ کو خوشگوار یاد کی طرح اپنے دل میں سنبھال کر رکھیں اور کبھی زندگی موقع دے تو ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کی راہ نکال لیں۔ مجھے موقع ملا تو میں پھر کبھی دوبارہ تم لوگوں سے ملنے یہاں آؤں گا۔ تمہیں موقع ملا تو تم چاچا جی اور مراد کے ساتھ مجھ سے ملنے شہر آ جانا۔ میں نے اپنا پتہ لکھ کر مراد کو دے دیا ہے،
कराची आकर इस पते की मदद से तुम लोग मुझ तक पहुंच सकते हो। लैला के छोटे से जुमले में कितने शिकवे छुपे हुए थे वो समझ रहा था, इसलिए इसे बहुत कुछ समझाने की अपनी सी कोशिश कर रहा था। लैला भी कोई नासमझ लड़की नहीं थी। अपनी कम उम्र के बावजूद इसे जिंदगी का बहुत तजर्बा था, इसलिए इसकी बात के जवाब में कुछ देर चेहरा सपाट लिए बैठी रही, फिर अजीब से अंदाज में बोली, तुम ये मेरे लगाए हुए पौधे देख रहे हो नमाज साईं? ये सब्जी तरकारी के पौधे कितने फायदेमंद हैं। ये हमारा पेट भरते हैं, इनसे हमारे जानवरों की खुराक मिलती है और इनकी हरियाली आंखों को भली लगती है। इन सब के बीच एक अकेला फूलदार पौधा है जिसको देखो तो कोई फायदा नहीं। ये मेरा पेट नहीं भर सकता, लेकिन ये मेरे दिल में मेरी रूह को खुशी देता है, इसलिए ये पौधा मुझे सबसे बढ़कर प्यारा लगता है। और जब मैं बहुत दूर से पानी ढोकर लाती हूँ तो सबसे पहले इस पौधे को पानी डालती हूँ। मैं इस पौधे को सूखते हुए नहीं देखना चाहती माँ साईं। वो अनपढ़ और मुहज़्ज़ब दुनिया से दूर रहने वाली लड़की इतनी गहरी बात कर जाएगी, माँ सोच भी नहीं सकता था। इसने अपनी मिसाल से वाज़ेह कर दिया था कि माँ की मोहब्बत कितनी ही लाहासिल सही, वो इस मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकती। इसका दिल दुख से भरने लगा और वो अफसोस से सुबह की इब्तदाई रोशनी में नहाई इस लड़की को देखने लगा, जिसकी जिंदगी इन पहाड़ों के बीच पहले ही बहुत सख्त थी और इसने एक और सख्ती को अपने लिए चुन लिया था। बहुत देर बाद वो बोलने के लायक वो तो बोला, मेरा तुम पर कोई जोर नहीं है लैला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारो। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले साथी की जरूरत होती है और मुझे यकीन है कि मुराद तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर हो सके तो तुम इस प्यारे लड़के का हाथ थाम लेना। जो आपका हुक्म साईं। चलो अब चलकर रोटी खा लो, फिर तुमको सफर के लिए निकलना है। बगैर किसी बहस या इतराज की इसकी ख्वाहिश पर हामी भरकर वो यूं खड़ी होकर इससे बोलने लगी जैसे इन दोनों के दरमियान किसी हसास मौजू के बजाय मौसम की सूरत हाल पर गुफ्तगू होती रही हो। माज भी इसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर में नाश्ते से फारिग होकर वो वहां से रवानगी के लिए तैयार था। ज़्यादा राह के तौर पर लैला ने खाने पीने का सामान बांध कर दे दिया था। रहनुमाई के लिए डेरे से एक लड़का इसके साथ जा रहा था। इन दोनों को एक ही घोड़े पर सफर करना था, क्योंकि वहां सवारी के लिए ज्यादा घोड़े मौजूद नहीं थे और परसों ही चंद आम लोग आबादी की तरफ रवाना हुए थे ताकि यहाँ से अपना माल ले जाकर फरोख्त करने और जरूरत की अजनास वापस लाने का काम इंजाम पा सके। मुराद की ख्वाहिश थी को मास को पहाड़ों से नीचे छोड़ने जाए, लेकिन इसके बाजू का जख्म अभी पूरी तरह मुंतमिल नहीं हुआ था, इसलिए मास ने खुद सख्ती से इसे साथ ले जाने से इनकार कर दिया था। तुम्हारी याद बहुत आएगी मास साईं। वक्त रुखसत वो सबसे गले मिल रहा था तो मुराद ने इसके गले लगकर बड़ी मोहब्बत से कहा, मैं भी तुम लोगों को कभी नहीं भूल सकता। माज ने मुस्कुराते इसका शाना थपका। डेरे के तकरीबन सभी लोग इसे रुखसत करने आए थे। वो सबसे गले मिलकर इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता रहा। सबसे आखिर में वो फैजू से मिला और बोला, मुझे यकीन है आपकी कशिश मुझे दोबारा यहाँ खींच लाएगी चाचा जी। फैजू ने कोई जवाब नहीं दिया और खड़ा मुस्कुराता रहा। इसके पहलू में लैला भी खड़ी थी, बिल्कुल सपाट चेहरे और बेतासुर आंखों के साथ। लेकिन माज जानता था कि बज़ाहिर सख्त और सर्द नजर आने वाली इस लड़की के अंदर भी बड़ी नरमी और हसासियत है। इसने धीरे से लैला के सर पर हाथ रखा और अपने साथ जाने वाले लड़की के पीछे घोड़े पर सवार हो गया। इसके बैठते ही लड़के ने घोड़े को एड़ लगाई। इसने फजा में हाथ लहराकर सबको खुदाफिज कहा। जवाब में बेक वक्त बहुत से हाथ फजा में लहराए और घोड़ा आगे बढ़ गया। इसे रुखसत करने के लिए आने वाले अपनी जगह खड़े दूर जाते घोड़े और इसके सवारों को देखते रहे। माज भी बार बार गर्दन मोड़कर इन्हें देखता रहा। आखिर वो सब इसे नजर आना बंद हो गए। अब वो रास्ते की तरफ मुतवज्जो था। रास्ता नाहमवार और टेढ़ा मेढ़ा था। हर तरफ एक जैसी भूरी और स्लेटी रंगत वाली खुश्क और बंजर पहाड़ियां फैली हुई थी। गर्मी का मौसम नहीं था और अभी दिन का इब्तदाई हिस्सा ही था। इसके बावजूद सूरज की तमाज़त काफी महसूस हो रही थी। माज फैजू का दिया हुआ जोड़ा पहने हुए था और इसके सर पर भारी पगड़ी भी मौजूद थी, जिसके बोझ के बावजूद अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता था। अगर सर पर यह भारी बलदार पगड़ी ना होती तो खोपड़ी के अंदर इसका भेजा पकने लगता। ये कीर्थर और कीर्थर से बहुत मुख्तलिफ था, जिसकी सैर के लिए अपने यूनिवर्सिटी फेलोज के साथ यहाँ आया था। उस कीर्थर पर तो बहार सी आई हुई थी। हर तरफ सब्जा बिखरा हुआ था, लेकिन यहाँ इस हिस्से में बस बंजर और खुश्क पहाड़ियां थी, जिनके दरमियान सफर करते हुए दिल में अजीब सी वहशत महसूस होती। रास्ते इतने गुंजलक थे कि इन्हें ज़हन नशीन करना किसी आम बंदे के बस की बात नहीं थी। ये कारनामा वही अंजाम दे सकते थे जो इन पहाड़ियों के बासी थे। कीर्थर के आसपास आबाद गांव देहातों की बात अलग थी, लेकिन पहाड़ों पर इनकी सख्तियों के दरमियान तो रह सकते थे जो सरभिरे थे या फिर जिनकी सारी दुनिया से छुपकर रहने के लिए महफूज ठिकानों की हाजत थी। डाकू ने ऐसे ही कीर्थर की नाकाबिले रसाई पहाड़ियों में अपनी कमीनगाहें नहीं बना रखी थी। मास को याद आया कि फैजू ने एक गांव का नाम बताकर इसे वहां एक बंदे का नाम बताया था और कहा था कि अगर कभी यहाँ आने की जरूरत पड़े तो इस बंदे के पास चले जाना, वो तुम्हें यहाँ पहुंचा देगा। यकीनन फैजू जानता होगा कि खुद मास अपनी यादाश्त के सहारे वहां नहीं पहुंच सकता था।
यहाँ के रास्ते ही ऐसे ना थे कि एक आध बार में किसी को याद हो जाए। भटकने की सूरत में जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। वो अपने कमगो राहबर के साथ आगे बढ़ता रहा और सोचता रहा। सफर के आगाज से पहले ही इसे बता दिया गया था कि सफर तवील और दुश्वार साबित होगा। असल में वो कराचंड सेंटर से बहुत दूर कीरथर के इस हिस्से में थे जो बलूचिस्तान की हदूद में आता था। 2 दिन पहले फैजू ने इस पर इंकशाफ भी किया था। इसने बताया था कि डेरे पर मौजूद इस समेत हर शख्स किसी न किसी वजह से आम लोगों से हटकर वहां छुप कर रह रहा था। किसी को खानदानी दुश्मनों ने अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया था। कोई किसी जुर्म का मुर्तकिब होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए वहां छुपा बैठा था। किसी ने कर्ज के बोझ से जान छुड़ाने में नाकाम होकर यहाँ पनाह ली थी। खुद मुराद का बाप सजावल किसी जमाने में नामी गिरामी डकैत होता था। इसके डाकों की सबसे ज्यादा शोहरत इसलिए जब वो डकैती से तायब हुआ तो इसके पास आम लोगों में जा बसने की गुंजाइश नहीं थी। वो अपने साथ ही तायब होने वाले 2-3 डाकों के साथ इन पहाड़ियों में बस गया था। इनके खानदान भी इनके साथ थे और आबादियों में इनके चंद बहुत करीबी या बाएतमाद अजीजी ऐसे थे जिनसे इनकी खुफिया राब्ते थे। इन अजीजों और फैजू की तरह पहाड़ियों पर आने वाले चंद लोगों के जरिए वो अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करते थे और फैजू और इस जैसे दूसरे मुसीबत ज़दा लोगों को सजावल ने हमदर्दी में पनाह दी थी और अब वो सब वहाँ एक खानदान और कबीले की तरह मिलजुल कर रहते थे। वहाँ रहते रहते इनकी नस्ल जवान हो गई थी और अब शायद पहले जैसे अंदेशे और खतरात बाकी नहीं रहे थे, लेकिन अब वो आम आबादियों में वापस नहीं जाना चाहते थे। इनका ख्याल था कि पहाड़ इन्हें रास आ चुके हैं और यहाँ जैसा सुकून इन्हें कहीं नहीं मिल सकता। शायद अपने इस ख्याल में दुरुस्त भी थे, इसलिए उन्होंने अपने आम को आम लोगों से तकरीबन काट कर रखा हुआ था और इतने बरसों बाद भी मखसूस लोगों के अलावा किसी की इन तक रसाई भी नहीं थी। वो खुद को लोगों की नजरों में लाना भी नहीं चाहते थे, इसलिए माज की रवानगी से कबल इस सिलसिले में खुसूसी हदायत दी गई थी और इससे वादा लिया गया था कि वो शहर पहुंचने के बाद इनके बारे में किसी को ऐसी कोई बात नहीं बताएगा जो किसी को इन तक रसाई दे सके। माज ने बाखुशी इनसे वादा कर लिया था। इसने इन लोगों का तर्ज जिंदगी देखा था। वो बहुत सख्त जिंदगी गुजार रहे थे और इस जिंदगी में किसी जुर्म का शाबा तक नहीं था। इसे क्या जरूरत पड़ी थी कि इनकी पुरसकून जिंदगियों में खलल डालता। वो इसके मोहसिन थे और वो अपने मोहसिनों को कोई नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता था। इसे इनसे इसरार भी नहीं किया था कि वो इसे कराची सेंटर पहुंचाए। वो इस पर राजी हो गया था कि उसे सिंध के किसी गांव तक पहुंचा दें तो आगे वो खुद अपने लिए राह तलाश कर लेगा। चुनाचे इसे इन बेरहम पहाड़ों में एक तवील सफर करना था। सफर की इब्तदा ने ही बता दिया था कि यह सफर आसान नहीं होगा। थोड़ी देर बाद भी हलक में कांटे पड़ने लगे थे और वो छागल से मुंह लगाकर चंद घूंट पानी पीने पर मजबूर हो जाता था। इसका हमसफर अलबत्ता रास्ते की इन सख्तियों का आदी था और इसने एक आध बार ही पानी पिया था। हम उस इलाके से काफी आगे निकल गए हैं जहाँ डाकुओं का खतरा रहता है। दोपहर के बाद इसके हमसफर और रहनुमा ने इसे आगाह किया। रवानगी के वक्त ही इनके दरमियान यह तय हो गया था कि वो दोपहर का खाना खाने के लिए नहीं रुकेंगे ताकि दिन की रोशनी में ज्यादा से ज्यादा सफर तय हो जाए। भूख महसूस होती तो चलते ही चलते अपने पास मौजूद चने या भुनी मकई खाकर गुजारा कर सकते थे, लेकिन दोनों ही ने अभी तक कुछ खाने की जरूरत महसूस नहीं की थी और इनका सफर मुस्तकिल जारी था। डाकुओं वाले इलाके से आगे निकलकर इसके साथी ने पैसे घोड़े को पानी पिलाने के लिए घोड़ा रोका तो इसे अकड़ी पीठ को सीधा करने का मौका मिला। घुड़सवारी से वाकिफियत अलग बात थी, लेकिन घोड़े की पीठ पर इतना लंबा सफर तय करने का इसका ये पहला मौका था। फिर अबू हाल ही में सेहतयाब हुआ था। फैजू के ये बेहतरीन इलाज के बावजूद इसके जिस्म में होने वाली खून की कमी एकदम तो पूरी नहीं हो सकती थी। चुनांचे कमजोरी ने इसे थकाने में अपना किरदार अदा किया था। घोड़े के पानी पीने तक इसके साथी ने इसे कुछ खा लेने का मशवरा दिया, लेकिन इसने मुट्ठी भर मकई के अलावा कुछ नहीं खाया। दोबारा सफर शुरू हुआ तो खुद को काफी बेहतर महसूस कर रहा था। बगैर रुके सफर करने का मशवरा इन्हें फैजू ने दिया था। खमीसू खान को काबू में कर लेने और इसके साथियों के साथ वाहिदा तय पा जाने के बावजूद वो बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं था और इसे खदशा था कि डाकुओं का कोई गिरोह खमीसू खान से बगावत करके भी इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अपने एक ग्रुप की कामयाबी से निकल जाने के बावजूद अंदेशे मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए थे, इसलिए अपने तौर पर एहतियात करना ही बेहतर समझा जा रहा था। दूसरे हिस्से में शुरू होने वाला इनका सफर उस वक्त तक जारी रहा जब तक कीरथर पर अंधेरे नहीं उतरने लगे। वापसी पर वैसे भी इस अब मौसम तब्दील हो रहा था और दिन छोटे होने लगे थे, इसलिए रात जरा जल्दी उतर आई थी। शाम गहरी हुई तो वो एक मुनासिब जगह देखकर रुक गए, आग जला ली। जरा देर सस्ताने के बाद खाना खाना शुरू कर दिया। इसका राहबर इसे बताने लगा कि अगर उन्होंने अलग सफर का आगाज कर दिया तो कल दोपहर तक अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। खाने के नाम पर इनके पास रोटियां, प्याज और गुड़ की डलियां मौजूद थी। यही खाना ऐसा था जो गर्मी के बावजूद खराब नहीं होता, इसलिए वो सफर में इसी तरह का खाना खाते थे। मास को सब खाने का तजर्बा नहीं था, लेकिन फिर भी बड़े मजे से इस खाने को खा रहा था। पूरे दिन की भूख और थकन के बाद शायद हर चीज नेमत लगती है, वो भी मजे से इस फकीराना खाने को खा रहा था कि घोड़ों की टापों की आवाज ने चौंका दिया। इसने और इसके साथी ने बैक वक्त खाने से हाथ रोककर अतराफ में नजरें दौड़ाई।
4 घुड़सवार आंधी तूफान की तरह इनकी तरफ चले आ रहे थे। अपने हुलिये से वो डाकू लगते थे। माज ने बेसाख्ता ही 32 बोर के उस रिवाल्वर की हाथ बढ़ाया जिसे लैला ने रवानगी के वक्त अपनी हिफाजत में दिया था। इसके हाथ बढ़ाते ही एक गोली सनसनाती उसके करीब से गुजरी और कोई चीख कर बोला, खबरदार, हथियारों को हाथ न लगाना वरना अगली गोली तुम्हारे भेजे के अंदर होगी। माज को अपना हाथ पीछे करना पड़ा। इसी असना में वो चारों उनके करीब आकर रुक चुके थे और खूंखार नजरों से इन दोनों को घूर रहे थे। ये सब क्या है संग्राम? तुम्हारे सरदार से हमारा मुआहदा तय हो गया था कि तुम लोग हमें पहाड़ों में सफर करते हुए तंग नहीं करोगे, फिर तुम ये लोग क्या कर रहे हो? माज के साथी ने एक डाकू की शिनाख्त करते हुए इसे गुस्से से पूछा। सरदार की तो संग्राम नामी डाकू ने खमीसू खान को एक गंदी सी गाली दी और बोला, सरदार पहले तो जनानियों की तरह तुम लोगों के कब्जे में चला गया और फिर बुजदिलों की तरह अपनी जान बचाने की तुमसे मुआहदा भी कर बैठा, लेकिन मैं किसी ऐसे वादे को नहीं मानता। इस झगड़े में मेरा भाई और भांजा अपनी जान से गए हैं। मेरे इस साथी का जवान बेटा मारा गया है। हमारे सीनों में आग लगी है। हम सरदार की खातिर तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। हम सरदार उसके पिट्ठों को छोड़ाए हैं और अब हम 4 का अपना गिरोह है। हम देखेंगे तुम्हारे लोग कैसे इस रास्ते पर सफर करते हैं। तुम्हारे 3 साथियों के बदले तुम सबकी जान से जाओगे। अभी तुम्हारी बारी है। तुम्हारे बाद इनका नंबर आएगा जो यहाँ से निकल तो गए लेकिन कभी वापस डेरे पर नहीं पहुंच सकेंगे। बोलते बोलते संग्राम ने अपने राइफल से माज के सर का निशाना बांध दिया। ठीक है, तुम्हारी दुश्मनी हमसे है। तुम चाहो तो मुझे गोली मार सकते हो, लेकिन इस लड़के को जाने दो। इसका ताल्लुक डेरे से नहीं। ये हमारा मेहमान है और मैं इसे छोड़ने के लिए जा रहा था। माज के साथी ने मुल्तजी लहजे में संग्राम डाकू से दरखास्त की तो वो जोर जोर से कह के लगाने लगा। फिर वहशतज़दा लहजे में बोला, तुम्हारा घोड़ा और ये छोकरा, कोई नहीं बचेगा। हमारे साथियों की मौत का हिसाब डेरे से संबंध रखने वाले हर जानदार को देना होगा। लेकिन माज के साथी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन संग्राम लबी दबा चुका था। गोली चलने के धमाके में इसके अल्फाज अनसुने रह गए थे। मुअज़्ज़िज़ अमीन हज़रात, जुल्म जबर के सामने सीना सुपर नौजवान जो गलत कारों के लिए खतरनाक था। इस दास्तान के बाकी वाकयात आइंदा किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज।